नमस्कार। आज की हमारी कहानी है किस्मत का खेल। जिंदगी की जद्दोजहद में फंसी अपनी परेशानियों में गुम उषा सड़क के किनारे फुटपाथ पर चली जा रही थी। तेलंगाना के एक छोटे से गांव से दिल्ली में पढ़ने आई उषा की जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से पटरी पर आई थी। एक टूटी हुई शादी और जन्म के साथ मिली गरीबी के अभिशाप से उबरने का एक ही तरीका उषा को समझ आया था, और वह था शिक्षा। अपनी जिंदगी को अगर अपने बलबूते पर संवारना है तो शिक्षा से बड़ा कोई साधन नहीं है। इसीलिए अपने सारे सामर्थ्य को समेटकर उसने किसी तरह अपने लिए दिल्ली की एक ट्रेन का टिकट और अपने कॉलेज के पहले सेमेस्टर की फीस जुटाई थी। माता पिता ने भी अपनी उम्मीदों की गठरी उसके नाजुक कंधों पर रखकर एक बार फिर उसे विदा कर दिया था। आज से कुछ साल पहले जब उषा 18 साल की थी, छोटी सी उम्र में ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर मायके लौट आई थी, तो उसे माँ बाप से ज़्यादा सहारा उसकी पुरानी स्कूल टीचर अनुज्ञा मैडम ने दिया था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अव्वल रहने वाली उषा को उसकी मैडम ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की सलाह दी थी। शादी के बाद पढ़ाई बीच में छूट जाने के कारण वह अपनी कक्षा के बाकी स्टूडेंट्स से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन इस वजह ने उसकी पढ़ाई के प्रति गंभीरता में इजाफा ही किया था। उसका गरीबी से निकलने का जज्बा यूं भी उसे हर वक्त पढ़ने को प्रोत्साहित करता था। 12वीं कक्षा में जब उषा ने टॉप किया तो अनुज्ञा मैडम ने ही सुझाया था कि उसे एक साल जी जान से IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और अगले साल कंपटीशन में बैठना चाहिए। एक बार IIT में एडमिशन हो गया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब हाथ में IIT की डिग्री होगी तो नौकरी तो झक मारकर पीछे पीछे आएगी। अपनी टीचर के दिखाए सपनों की छाँव में उषा अपने भविष्य को तराशने निकल पड़ी थी। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसे IIT एंट्रेंस में इतना अच्छा रैंक मिला कि उसे IIT दिल्ली में एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। स्कॉलरशिप को जारी रखने के लिए उषा को हर सेमेस्टर में बेस्ट ग्रेड लाने थे, और उसका एक ही तरीका था, मेहनत और सिर्फ मेहनत। सवाल संघर्ष करने का था। इसीलिए ये स्कॉलरशिप उसकी जुनून नहीं, ज़रूरत थी। ये मेहनत उसकी ज़िंदगी की कुंजी बन गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वह अपना सारा खर्च छोटी मोटी ट्यूशन और स्कॉलरशिप से निकाल लेती थी। हालांकि घर जाने का टिकट वह पिछले 3 सालों में एक बार भी नहीं जुटा पाई थी। दिल्ली जैसे महंगे शहर में खाने रहने का भी खासा खर्च आता था। अब तो बस आखिरी साल बचा था। समझो कि हाथी तो निकल गया, पूंछ ही बची थी। एक बार पूंछ निकल जाए बस, फिर वह इंजीनियर बनकर ही अपने घर जाने वाली थी। तभी अचानक कोरोना के आतंक ने सबको दहला दिया। सारा विश्व इसकी चपेट में ऐसा आया कि बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सरकारें तक हिल गईं। ऐसे में भला मामूली सी उषा की क्या बिसात। वह तो वैसे भी अपनी कश्ती को जैसे तैसे ठेल रही थी। अब सरकार ने अचानक 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था। सभी स्टूडेंट आनन फानन में अपने घर लौट गए। हॉस्टल खाली हो गए। पढ़ाई का नुकसान ना हो इसीलिए क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी गईं। उषा पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हॉस्टल खाली करे तो रहे कहाँ, घर वापस जाए तो जाने का किराया कहाँ से लाई। अगर किसी से पैसे उधार लेकर किराया जुटा भी ले तो घर जाकर अपनी ऑनलाइन क्लास तो वह बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसके माता पिता की उस झुग्गी में इंटरनेट का कनेक्शन लेना और लैपटॉप खरीदना, यह सब तो उसके लिए हाथी का पाँव उठाने के बराबर था। यहाँ तो किसी तरह
लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना लेती थी और फिर ज़रूरी कामों के लिए अपनी रूममेट का लैपटॉप इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन अब कहाँ जाए, क्या करे? इसी उधेड़बुन में उषा अपने कॉलेज से निकलकर सामने वाली सड़क के किनारे फुटपाथ पर चली जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच चल रहा था। उषा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे बच्चे के आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। ये बच्चा कहाँ से आया, किसका बच्चा है? वह सोच ही रही थी कि सामने से स्पीड से आती एक कार को देखकर उषा घबरा गई। उसने दौड़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और फुटपाथ पर आ गई। फुटपाथ पर आकर वह आते जाते लोगों से पूछने लगी, अरे भाई, ये बच्चा किसका है? फिर उसने सड़क के दूसरी ओर बने घरों की तरफ देखते हुए अपना सवाल जोर से दोहराया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब उसने बच्चे की ओर देखा। गोल मटोल सा कोई 1.5-2 साल का बच्चा होगा। काले घुंघराले बड़ी बड़ी आंखें जो उषा की ओर उतनी ही हैरत से देख रही थी जितनी हैरत से उषा उसकी ओर, जैसे वह भी यही सवाल पूछ रहा हो, अरे भाई, ये आंटी किसकी हैं? मैंने अभी इसे फुटपाथ से बचाया है, इसी से पूछती हूँ। उषा ने सोचा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने सामने की ओर उंगली से इशारा किया और बोला, दीदी। मुझे दीदी बुला रहा है शायद, उषा ने सोचा और खुशी से उसे एक प्यारी सी किस्सी कर दी। अब उषा उस बच्चे को गोद में उठाई सड़क के दूसरी ओर लाइन से बने मकानों की ओर चल पड़ी। उसने फिर बच्चे से ही पूछा, बेटा, तुम्हारा घर कौन सा है? उसने फिर एक और उंगली करके कहा, दीदी। अब ये दीदी क्या है यार? उषा ने अपना सिर खुजलाया। फिर उसने उसकी उठी हुई उंगली की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ एक घर का दरवाज़ा खुला था। वह उसी ओर बढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उसने खुले दरवाजे को धीरे से नॉक किया और कहा, हेलो, कोई है? लेकिन कोई नहीं आया। अब वह धीरे धीरे घर के अंदर आ गई और फिर आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? ये बच्चा आपका है क्या? कोई जवाब नहीं। अब उसने उस कमरे पर नज़र डाली। उसने देखा कि यह कीमती सामान से भरा एक विशाल ड्राइंग रूम था जो बुरी तरह फैला हुआ और बेतरतीब हालत में था। तभी उसकी नज़र कमरे के एक कोने में अपने खिलौनों फैलाकर बैठी एक करीब 4-5 साल की बच्ची पर पड़ी। उस बच्ची को देखते ही ये बच्चा उषा की गोद से उतरकर दीदी दीदी बोलता हुआ उसकी ओर दौड़ पड़ा। ओह, तो ये है इसकी दीदी, उषा ने कहा। फिर वह उस बच्ची से बोली, बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? उनको बुला दो जरा। नहीं हैं, उसने अपने खेल से ध्यान हटाए बगैर लापरवाही से कहा। कहाँ गई हैं? कोई जवाब नहीं आया। हेलो, घर में कोई है? उषा ने खुद ही आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। ही बच्ची ताली बजाकर हंसती हुई बोली, मैंने कहा था ना, नहीं है। देखा, तुम्हारी कच्ची हो गई। अब वह बच्चा भी ताली बजाने लगा। तो फिर कहाँ गई हैं तुम्हारी मम्मी? उषा ने प्यार से पूछा। भगवान जी के पास गई हैं। बच्ची ने बिना अपनी डॉल से नज़र उठाई बड़ी सहजता से कहा। क्या? सुनते ही उषा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली, ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसे नहीं बोलते, गलत बात। तभी बच्ची के पास पड़ा सेल फोन बज उठा और बच्ची ने फ़ोन उठाकर, हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? चिंकू कहाँ है? फ़ोन का वॉल्यूम काफ़ी तेज़ था, इसीलिए उषा उनकी बातें आराम से सुन पा रही थी। यही है पापा, आंटी के साथ अभी आया है।
बच्ची ने बड़ी सहजता से कहा। आंटी? कौन आंटी? चिंकू उसके पास कैसे पहुंच गया? कहाँ है वो आंटी? उसके पापा की चिंता फोन में से टपक रही थी। यही है पापा। बच्ची ने अपनी गुड़िया से ध्यान हटाकर उषा की ओर देखा। उनको फोन दो। बच्ची के पापा का पारा काफी हाई हो चुका था। ठीक है पापा, कहकर बच्ची ने फोन उषा की ओर बढ़ाया। उषा ने कहा, हेलो, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरे बेटे को कहाँ ले गई थी तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निकलो निकलो वहाँ से। वह शख्स एक सांस में बोलता जा रहा था। उसकी परेशानी की ऊंचाई उसकी आवाज़ बता रही थी। शांत शांत हो जाइए आप। उसकी धारा प्रवाह सवालों को बांध लगाते हुए उषा ने कहा, देखिए, पहले तो आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं। दूसरे, मैं कोई चोर या उठाईगिरी नहीं हूँ। कहकर उषा ने सारी कहानी ज्यों की त्यों उसे बता दी। लेकिन वह शख्स अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह तुरंत बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री पास में ही है। तुम रुको वहीं, मैं आकर देखता हूँ। वह शख्स गुस्से से उबलते हुए बोला, हाँ हाँ, आप आ जाइए, मैं यहीं हूँ। कहकर उषा ने फोन रख दिया। क्या मुसीबत है यार, मैं तो नमाज बख्शवाने चली थी, यहाँ तो रोजे गले पड़ गए। उषा बड़बड़ाई। उधर अपनी फैक्ट्री में बच्चों का पापा, जिसका नाम आदित्य था, उसने जल्दी से कार की चाबी उठाई और अपने मैनेजर के केबिन में जाकर बोला, अंकित, मैं घर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। फिर तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ा। कार स्टार्ट करके वह खुद पर ही चिल्लाकर बड़बड़ाता जा रहा था, क्या प्रॉब्लम है यार? ये औरत घर में कैसे आ गई? एक तो ये चिंकू ने भी ना, जब से नया नया दरवाज़ा खोलना सीखा है तब से डर ही लगा रहता है। कितना समझा कर आया था कि दरवाज़ा नहीं खोलना। अभी एक कौन सी नई आंटी घर में घुस आई यार। करीब 10 मिनट में आदित्य घर पहुंचा और घर के खुले हुए दरवाजे पर खड़ा ये देखकर हैरान रह गया कि वह लड़की ना तो डरी और ना ही अब तक भागी थी, बल्कि बड़े आराम से बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें खाना खिला रही थी। छोटा चिंकू उसकी पीठ पर लटका हुआ था और चिंकी सामने बैठी थी। वे सब खाना खाते खाते लूडो खेल रहे थे। यह देखकर वह ठिठक गया। उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ और उसके माथे की चढ़ी हुई त्योरियां भी थोड़ी नीचे खिसक गईं। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये लड़की कौन है, क्यों है, उसके बच्चों से इसका क्या लेना देना है। फिर एक लंबी सांस लेकर वह घर में दाखिल हुआ और सीधा अटैक करते हुए बोला, ए लड़की, उषा नाम है मेरा। आदित्य की बात बीच में ही काटते हुए उषा बोली, हाँ हाँ वही सा। उषा, कौन हो तुम और यहाँ किस इरादे से आई हो? इससे पहले कि वह कुछ कहती चिंकी चहक उठी, पापा, आंटी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने कितना अच्छा पराठा भी बनाया हमारे लिए। प्लीज़ पापा, इनको यहीं रहने दो ना। बेटा तुम अंदर जाओ, चिंकू को भी ले जाओ, पापा अभी आते हैं। आदित्य ने चिंकी से कहा, ओके पापा। हाँ तो अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदित्य ने उषा से पूछा। जी, जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पर बताया था, मैंने आपके बेटे को अकेले सड़क के बीचों बीच पाया था, जो एक कार के नीचे करीब करीब आ ही चुका था। उसी का घर ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई थी। अब अगर किसी की जान बचाना आपकी नज़र में गुनाह है तो होगा, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? यदि आपको आपत्ति ना हो तो। उषा तमतमाकर बोली, पूछिए। आदित्य लापरवाही से बोला, अगर आप अपने बच्चों को इतना ही प्यार करते हैं तो इन्हें यूं
यहाँ राम भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप? यदि आज चिंकू को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? उषा की आवाज़ तेज होती गई और ना चाहते हुए भी गुस्सा उसकी आवाज़ में झलक ही पड़ा। इनकी मम्मी भी यहाँ नहीं थी। हैं कहाँ इनकी मम्मी? उषा ने चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए पूछा। इस सवाल ने आदित्य के मजबूती से बंधे भावुकता के बांध पर जैसे सीधा वार किया और वह आंखों के रास्ते बह निकला। यह देखकर उषा थोड़ी विचलित हो गई। उसने आदित्य को हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए संजीदगी से बोली, देखिए, मेरा कोई हक तो नहीं बनता आपसे कुछ पूछने का, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दिल का बोझ हल्का करना हो तो एक अजनबी से बेहतर कोई नहीं होता। पानी का एक घूंट पीकर आदित्य सोफे पर धम्म से बैठ गया। तभी चिंकू आकर उषा की गोद में बैठ गया और चिंकी भी आदित्य की पीली आंखें देखकर उसकी गोद में सहमी सी चुपचाप लेट गई। चिंकी के बालों में उंगली घुमाते हुए आदित्य जैसे कहीं गहरे सपने से बोला, कैसे बताऊं तुम्हें कि कहाँ है इनकी मम्मी और क्यों हैं ये दोनों यहाँ अकेले? एक गहरी सांस लेकर वह फिर बोला, इस नामुराद कोरोना ने हमारे हंसते खेलते घर से उसकी धुरी ही छीन ली। मेरी पत्नी श्वेता, जिसके बेहिसाब प्यार और अथक प्रयास का नतीजा था ये हमारा घर, उसके जाते ही सब कुछ बिखर गया। एक लंबी सांस लेकर आदित्य जरा रुककर फिर बोला, अगर नौकरी होती तो छुट्टियां ले लेता, लेकिन अपने बिजनेस में ज़्यादा दिन फैक्ट्री से दूर भी नहीं रह सकता। कुछ दिन बच्चों को उनकी बुआ के घर पर भी छोड़ा था, लेकिन उनके घर भी जब कोरोना ने दस्तक दी तो अपना बचा कुचा सरमाया समेटकर मैं वापस अपने घर चला आया। इस वक्त किसी को इनकी देखभाल के लिए रखूं भी तो कैसे, और कैसे दूध से जला हूँ, छाछ तो क्या पानी भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। इसीलिए बस हर 10 मिनट में घर पर फ़ोन करता रहता हूँ और 2-3 बार घर का चक्कर लगा लेता हूँ। लेकिन इस तरह बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना भी तो सुरक्षित नहीं है। उषा ने चिंता जताते हुए कहा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसी को भी घर में बुलाते हुए डर लगता है, क्या पता वह अपने साथ क्या ले आए। आदित्य ने अपनी सबसे बड़ी चिंता बताते हुए कहा, मेरे पास एक समाधान है, अगर आपको ठीक लगे तो। उषा ने कहा, और वो क्या? आदित्य का आश्चर्य फिर झलका। मैं आपके बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ, मुझे कोरोना भी नहीं है, कल ही टेस्ट करवाया है, और उसके बदले मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मुझे अपने घर में एक कमरा देना होगा और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए एक लैपटॉप की व्यवस्था करनी होगी। कहकर उषा ने अपनी सारी कहानी आदित्य को बता दी। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई, घर और बच्चे सब एक साथ कैसे संभालोगी? उसकी चिंता आप मत करिए, गरीब की बेटी हूँ, मेहनत करने की आदत है मुझे। विश्वास कीजिए, आपका घर और बच्चे मेरी निगरानी में सुरक्षित रहेंगे। आप चाहें तो मेरा आई कार्ड गारंटी के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। उषा ने अपना बैग खोलते हुए कहा, नहीं उषा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इरादे गलत होते तो आज तुम कुछ भी कर सकती थी। अब तुम पर इतना विश्वास तो हो गया है मुझे, आदित्य ने झिझकते हुए कहा। इस तरह आदित्य और उषा की अंधे लंगड़े जैसी जोड़ी एक दूसरे का सहारा बन गई, जैसे किसी फरिश्ते ने ही उन दोनों को मिलवाया था। अगली शाम आदित्य जब फैक्ट्री से घर वापस आया तो उषा बच्चों के लिए दूध बना रही थी। दूध के गिलास उन्हें पकड़ाकर उसने चिंकी के कान में जाने क्या कहा कि दूध पीने में हमेशा नाक मुँह बनाने वाली चिंकी पूरा गिलास दूध गटागट पी गई। उधर दीदी को हराने के चक्कर में
चिंकू मियाँ भी जल्दी जल्दी अपना गिलास खाली कर रहे थे। आदित्य मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और जब नहा धोकर बाहर निकला तो चाय नाश्ता टेबल पर लगा हुआ देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। श्वेता हमेशा उसकी फैक्ट्री से आने पर चाय नाश्ता तैयार रखती थी, लेकिन अब तो ये सब सपने की बातें हो चुकी थीं। आदित्य की चाय के साथ ही अपनी चाय लेकर उषा भी आदित्य के पास आ बैठी और बच्चों की दिन भर की भोली भाली बातें रस ले लेकर सुनाने लगी। धीरे धीरे आदित्य का बिखरा हुआ घर फिर से संवरने लगा था। सामान से भरी चार दीवारी फिर से घर लगने लगी थी। आदित्य की नॉर्थ इंडियन किचन से जीरे की बजाय राई और करी पत्ते की महक उड़ने लगी और नारियल ने अपनी जगह हर सब्जी में बना ली थी। बच्चों के खेलने और सोने का रूटीन उषा ने अपनी क्लासेस के हिसाब से बिठा लिया था। शाम का वक्त फैमिली टाइम होता था। सब साथ साथ लॉन में कभी फुटबॉल खेलते तो कभी ब्लाइंड फोल्ड। सब शाम का नाश्ता साथ में करते और फिर लॉन में धमाल मचाते। उषा की मौजूदगी कहीं आदित्य के घर के साथ साथ उसके दिल में भी जगह बनाती जा रही थी। उसका आसपास होना आदित्य को अच्छा लगने लगा था। जब उषा अपने लंबे घुंघराले बालों को खुला छोड़ देती तो आदित्य का कितना मन करता कि एक गुलाब की कली गमले से निकालकर उसके बालों में टांग दे, परंतु वह खुद को रोक लेता। उषा के मन में क्या है ये भी तो वह नहीं जानता था। हालांकि आदित्य ने उसकी आंखों में भी अपने ख्वाबों का अक्स कई बार देखा था, पर फिर आदित्य सोचता ये मेरे ही अरमानों का अक्स है या सचमुच उधर भी कोई अरमान जागे हैं, कैसे पता चले। फिर वह तो इतनी यंग है, भला दो बच्चों के बाप को क्यों पसंद करेगी। आदित्य का दिमाग फिर अपनी चलाने लगता, लेकिन ये तो सच था कि अब कहीं से भी ये परिवार आदित्य को अधूरा नहीं लगता था। लेकिन कब तक? लॉकडाउन तो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। फिर क्या होगा जब उषा वापस चली जाएगी। यही सोच सोचकर आदित्य कभी कभी उदास हो जाता और अपने परिवार के अधूरेपन को भरने का ये टेम्परेरी तरीका उसे कहीं गहरे सताने लगता। एक दिन आदित्य के चेहरे की उदासी देखकर उषा पूछ ही बैठी, क्या हुआ आदित्य साहब, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो तुम चली जाओगी और हमारी जिंदगी फिर से तिनका तिनका हो जाएगी। तो ये बात है। उषा ने एक लंबी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन लॉकडाउन खुल जाएगा तब तो चिंकू का स्कूल और डे केयर भी खुल जाएंगे ना। हाँ, खुल तो जाएंगे, लेकिन वो तो दोपहर तक ही होगा, उसके बाद का क्या। आदित्य का सवाल अपना जवाब ढूंढ रहा था। हाँ ये तो है। फिर उषा थोड़ा रुककर बोली, क्यों ना हम एक काम करें। वो क्या? देखो, सुबह चिंकू स्कूल जाएंगे, मैं कॉलेज और आप फैक्ट्री। फिर ये कि मेरी ज़्यादातर क्लासेस तो दोपहर तक खत्म हो जाती हैं। क्लास करके मैं घर आ जाऊंगी और चिंकी को खिला पिलाकर सुला दूंगी। फिर बैठकर अपने असाइनमेंट कर लूँगी। फिर शाम को तो आप आ ही जाएंगे। मुझे लाइब्रेरी जाना भी पड़ा तो शाम को चली जाऊंगी। और तुम्हारा हॉस्टल, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। उषा निश्चिंता से बोली, हमारे लिए तुम इतना कुछ तो पहले से ही कर रही हो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अब मैं तुमसे और मदद ऐसे ही नहीं ले सकता। ऐसे ही मतलब ये कि इसके बदले में मैं तुम्हें जो भी देना चाहूँ उसके लिए तुम ना नुक्कड़ नहीं करोगी। आदित्य ने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा।
क्या देना चाहते हैं आप मुझे? उषा ने अदा से अपनी घनी घनी पलकें उठाकर पूछा। तुम ही बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? उषा की आंखों में झांकते हुए आदित्य बोला। कुछ देना ही चाहते हैं तो चिंकी और चिंकू को अपना कहने का हक दे दीजिए। उषा नजरें झुकाकर धीरे से बोली। उषा? आदित्य खुशी से भरी आंखें झलकाते हुए झूमकर उषा को अपने अंक में भर लिया और उसके कान में हल्के से बुदबुदाया। तुमने तो मुझे दोनों जहां दे दिए। कोरोना तो किसी का भला करने के लिए इस दुनिया में आया नहीं है, फिर भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप ही सही कहीं कुछ ठीक हो ही गया। उषा की जो नैया शांत समुद्र में भी हिचकोले खा रही थी, किसे पता था कि उसे तूफान ही किनारे लगाएगा। सच कहते हैं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। किस्मत के खेल निराले हैं, वो ऊपर बैठा सब देखता है। किसको क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है, ये सिर्फ वो ही जानता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।